आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और ये उसका लेक्चर 1A है, जिसमें हम समझेंगे कि डिफ्रैक्शन आखिर होता क्या है और क्यों होता है। तो शुरू करते हैं बेसिक से, जो चीज़ें आपको पता है। अ, आपको पता है लाइट की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। और इसी वजह से जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आता है तो वो अपनी परछाई मतलब अपना शेडो बना देता है। ये जो डायग्राम है उस पर ध्यान दीजिए। सोर्स एस से लाइट निकल रही है और बीच में एक ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे एक स्क्रीन है। अब लाइट सोर्स से निकलकर देखो ऑब्जेक्ट के किनारों को छूते हुए स्ट्रेट लाइन में स्क्रीन तक जाती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन माना है, देखो सीधी स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे जहां लाइट नहीं पहुंच रही है ना, वहां हम कह सकते हैं कि वो उसका शार्प शेडो है ना, बिल्कुल क्लियर है, किनारों के साथ है। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखिए। अब यहाँ देख, शुरू होता है यहाँ से। ये शार्प शेडो तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ा हो। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट छोटा होने लगे और उसका जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के अगर बराबर हो जाए तो कहानी बदलने लगती है। और वही तो आज का टॉपिक है हमारा। देखो तो पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, जब लाइट दो नैरो स्लिट से गुजरती है तो क्या होता है? इंटरफेरेंस। इस डायग्राम को देखिए। लेफ्ट साइड से प्लेन वेवफ्रंट है, मतलब सीधी लाइट है। जब ये दो स्लिट S1 और S2 से गुजरती है तो हर स्लिट के एक नए सोर्स की तरह वो बढ़ जाती है ना, और वहां से अगेन सर्कुलर वेवफ्रंट्स फैलने लगती है। तो अब ये दो सेट्स ऑफ वेव आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करती है कि नहीं? कहीं क्रेस्ट से क्रेस्ट तो कहीं ब्राइट, मतलब क्रेस्ट से क्रेस्ट तो ब्राइट में बनेगा, और अगर क्रेस्ट से टर्फ मिला तो वहां डार्क बनेगी। तो ये जो फिनोमिनन है इसी को तो इंटरफेरेंस कहते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल है जब लाइट स्लिट से निकलकर फैल रही है, मतलब स्प्रेड हो रही है। अगर ये स्प्रेडिंग नहीं होता, समझे आप? देखो, अगर सीधा सीधा चलती हो तो क्या ये फ्रिंजिस कभी बनती? है ना, लाइनी लाइट का जो स्प्रेड होना है यही हमें डिफ्रैक्शन की तरफ ले जाता है ना, यही तो वेव नेचर है लाइट का। ये सब हमने देखा है, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल दिस। ओके, देखो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ सीधा हम डिफ्रैक्शन पे आते हैं। पहला केस लेते हैं, नैरो अपर्चर। अब ये सोचिए आपका सोर्स एस है, इसके सामने अपर्चर है, इसको ए बी बोल दिया है, थोड़ी दूर पर स्क्रीन है। कॉमन सेंस से क्या होना चाहिए? लाइट सिर्फ अपर्चर से सीधी गुजरकर स्क्रीन के बीच वाले पार्ट में इल्यूमिनेट, मतलब लाइट होनी चाहिए, है ना। तो इसको ए प्राइम बी प्राइम या ए डैश बी डैश जैसे कहा है। और इसके बाहर मतलब ए डैश के ऊपर, है ना, और बी डैश के नीचे लाइट नहीं होनी चाहिए, वहां अंधेरा होना चाहिए, है ना। तो इसको ज्योमेट्रिकल शेडो कहा है।
लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखो तो ये जो शेडो रीजन है उसमें भी थोड़ी बहुत लाइट पहुंच ही जाती है, कंप्लीट डार्कनेस ही नहीं है वहां पे। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब देता है हॉयगन का प्रिंसिपल। देखिए, W1 है हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट जो अपर सर्स पे आ रहा है सीधा। अब इसके पर जो हर पॉइंट है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएगा ना, जैसे W2 W3 देखो दिख रहा है वहां पे। और जब हम इन्हें ड्रॉ करते हैं तो ही पता चलता है कि वेव फ्रंट का कुछ पोर्शन तो मुड़कर मतलब बैंड होकर ज्योमेट्रिकल शेडो के अंदर भी चला जाता है, ए डैश बी डैश के आगे। इसी वजह से शेडो शार्प नहीं रहता है, उसके किनारे थोड़े से फेंट, थोड़े से ब्लर्ड ऐसे हो जाते हैं। समझे इस डायग्राम को? अगर W2 W3 देखोगे तो आप समझ पाओगे कि थोड़ी बहुत लाइट इनटू द शेडो चली ही जाती है। अच्छा, अब ये वेव नेचर ऑफ लाइट जैसे हमने कहा है कि क्यों है, क्योंकि अब वेवलेंथ और अपर्चर दोनों का साइज लगभग इक्वल है, तब ये आप कोई फिनोमिना दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा केस है। अब अपर्चर की जगह छोटा सा ओपेक ऑब्स्टिकल है, यहाँ सोर्स एस और स्क्रीन के बीच में ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी, उसको वहां भी ए बी बोला था, ये भी ए बी रख दिया है। फिर से कॉमन सेंस कहता है कि ऑब्स्टिकल के ठीक पीछे, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था, स्क्रीन पे शेडो बनेगा ए प्राइम बी प्राइम, जो बिल्कुल डार्क होना चाहिए, और लाइट सिर्फ ऑब्स्टिकल के ऊपर या नीचे। समझ गए आप? लेकिन यहाँ भी वही कमाल होता है, ऑब्स्टिकल के किनारे ए और बी से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलते हैं और ये मुड़कर बैंड होकर ज्योमेट्रिकल शेडो के अंदर भी घुस जाते हैं। तो जहां पे बिल्कुल डार्क होना चाहिए था वहां भी लाइट पहुंच ही जाती है। तो ये कंडीशन लेकिन आप लोग जरूर याद रखिए, ये इफेक्ट क्लियरली तभी दिखेगा जब एपर्चर या जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही नैरो हो, लगभग लाइट के वेवलेंथ के, है ना। अगर बड़ा है तो फिर शार्प शेडो ही रहेगा, जो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, तो अब इन दोनों केसेस को एक लाइन में समराइज कर देते हैं। यही हमारी डेफिनेशन है, लाइट का शार्प कॉर्नर के अराउंड मुड़ जाना, ज्योमेट्रिकल शेडो के रीजन में घुस जाना, इसी फिनोमिनन को कहते हैं डिफ्रैक्शन। समझ गए आप? रट्टा नहीं मारा है, डेफिनेशन भी हमने जो सीखा है वही लिखा है। तो दो चीजें नोट कर लीजिए। पहला है, डिफ्रैक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हॉयगन प्रिंसिपल से, सेकेंडरी वेवफ्रंट की मदद से ही। दूसरा है, ये तभी नोटिसेबल बनता है जब ऑब्स्टेकल या अपर्चर का साइज लाइट की वेवलेंथ के आसपास होना चाहिए, और लाइट की वेवलेंथ तो बहुत छोटी है, इसलिए हमारा जो रोजमर्रा का लाइफ है उसमें हम डिफ्रैक्शन इजीली नोटिस नहीं करते हैं। पर ये होता हर जगह पर है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हमने समझा दिया यहाँ पे। तो चलिए, आज का जो छोटा सा बेसिक पे हमने जो चर्चा की है उसको रिकैप कर लेते हैं। पहला है, लाइट नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में चलती है और शार्प शेडो बनाती है। दूसरा है, नैरो अपर्चर या छोटे ऑब्स्टिकल के पास लाइट ज्योमेट्रिकल शेडो में स्प्रेड हो जाती है। तीसरा है, इसी वजह से हॉयगन के सेकेंडरी वेवफ्रंट जो शेडो के किनारों के मतलब वो वहां घुस जाते हैं, वो शार्प नहीं रहने देते जो शार्प। हाँ, और लास्ट है कि इसी बेंडिंग को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये बेस्ट कब दिखता है? जब साइज वेवलेंथ के बराबर हो, तो इसको जूम इन करके हम देख पाते हैं। तो
ये था हमारा डिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। देखो अगले लेक्चर में, मतलब हम 1B में डिफ्रैक्शन के हम टाइप्स समझेंगे, जैसे फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, समझिए। तो होप है, उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं रहोगे डिफ्रैक्शन को लेके। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और बहुत सारे अच्छे लेक्चर आपके मिस ना हो। डाउट, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ, कमेंट में लिखिए, सो आई विल गेट अ बेटर फीडबैक। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।